सो गाइस शेयर मार्केट का नाम जो है वो आपने जरूर सुना होगा और आपने सोचा भी होगा, काश यार मैं भी जाता हूँ, अकाउंट बनाता हूँ, शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ और बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। लेकिन रुको रुको, आप नहीं जा पाए होंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। शेयर मार्केट है क्या, एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, पैसे कहाँ से वापस आते हैं, कहाँ पे हमको अकाउंट क्रिएट करना है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, कौन से शेयर सही रहेंगे, शेयर से जो मैं पैसे कमाऊंगा उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा। तो बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो लंबा हो गया है, मेहनत बहुत सारी लगी है, लेकिन अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। और गाइस अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस हम ये वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले 3 पॉइंट्स हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना है ये पूरा वीडियो देखते समय। पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी आपको ऐसा लगे मुझे समझ नहीं आ रहा तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, क्योंकि पीछे की चीजें हो सकता है आगे जाके आपको पीछे की चीजें समझ आए। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको लगातार देखना है। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको पता है चीजें, तब भी वीडियो चलने रहने दो। तो पहला पॉइंट है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, चाहे समझ आए या ना आए, वीडियो हमको पूरा देखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जल्दीबाजी में आधा वीडियो देख के भागने ना लगे कि हाँ यार ये तो बहुत पैसा मिल जाएगा, भागो भागो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, पैसे कमाते हैं। तो भैया ये समझ लो, शेयर मार्केट जो है आप नहीं थे तब से चल रहा है, आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करेंगे तो बेहतर रहेगा कि आपको अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप आधी देख के जाएंगे तो आधा नॉलेज जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा नॉलेज ले लो फिर चले जाना। जल्दी क्या है, आधा वीडियो देख के अपने अंदर जो पावर आ रही है कमाने की, वो कमाने की पावर थोड़ी देर के लिए रुक जाना, रोक देना और पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद जाना आगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, तो चलो तीसरा पॉइंट आपको मैं वीडियो के किसी एक बीच में सेक्शन में बताऊंगा ताकि पता तो चले आप पहला पॉइंट भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वीडियो को बिना स्किप करे देखने वाला। तो गाइस अब समझते हैं शेयर मार्केट है क्या। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं। मैं मार्केट में जाता हूं, फल फ्रूट लेके आता हूं तो मैं पैसा दूंगा, वो मुझे कुछ सामान देगा। इसी तरह मैं सब्जी खरीद रहा हूं तो मैं पैसा दूंगा, मुझे सब्जी मिलेंगी। लेकिन जो ये मैं चीज खरीद रहा हूं ये मेरे खुद के लिए खरीद रहा हूं, ये एसेंशियल सर्विसेज है, मुझे जीने के लिए चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आप पैसा दोगे तो आपको कंपनीज के शेयर मिलेंगे। शेयर इन द सेंस कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आपको हिस्सेदारी मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी। तो वो कंपनी वाला बोलता है मेरा एक शेयर इतने रुपए का है, तो वो शेयर का पैसा उसको दोगे तो वो उसकी कंपनी में आपको एक पार्टनरशिप देगा। लेकिन अभी जो पार्टनरशिप आपको मिल रही है एक तरह से बोल सकते हो वर्चुअल पार्टनरशिप है। ये नहीं कि कल को कंपनी के नीचे जाके चिल्लाने लग गए भैया मैं तो इसका पार्टनर हूं, मेरे को अंदर जाने दो। तो शेयर जो है वो लाखों करोड़ों में रहते हैं, उसमें से कुछ पार्ट आप खरीदते हो, 100 शेयर, 1000 शेयर, 1 शेयर। तो ये अलग अलग प्राइसेस सेट हैं अलग अलग कंपनी के, तो वो पैसा उनको दोगे, वो कंपनी वाले आपको शेयर दे देंगे। अब जो शेयर आपने खरीदा, ये खरीदा क्यों है, क्योंकि आपका मेन मोटिव था कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने ताकि आगे जाके मैं उसको ज्यादा कर सकूं और उसको यूज कर सकूं। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट का है पैसे कमाने का, जितना पैसा लगाऊंगा उससे ज्यादा मुझे पैसा कमाना है। तो ये बात भी सही है कि शेयर मार्केट में बहुत तेजी से पैसा कमा सकते हो, यानी कि एक दिन में आप 20 से 30% तक भी रिटर्न ले सकते हो। तो हो सकता है 20 से 30 हजार रुपए भी आप एक दिन में कमा लो, लेकिन भैया यहाँ पे पैसे गवाते भी बहुत जल्दी हैं। हो सकता है 1 लाख पूरे ही आप साफ कर दो, पूरा आपका लॉस हो जाए। तो बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। सो गाइस बेसिक वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट पे, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं पता तो वहां पे बहुत सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, तो आपको फंडे स्टार्ट होंगे अब आगे जो जाके वीडियो में आने वाले हैं। तो भैया अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जो मैं पैसा देता हूं वो जाता कहां तक है, और जो मैंने पैसे दिए जो मुझे शेयर्स मिलेंगे वो आएंगे कहां से। तो पहले तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे तो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में कोई कंपनी IPO लेके आई, वो वाली पूरी कंडीशन है। दूसरे में एक बार IPO आ गया उसके बाद जो शेयर हम खरीद रहे हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि मेरी कंपनी पहली बार अगर स्टॉक मार्केट में आती है, लोगों के पास पब्लिकली बोल रहे हैं कि भाई मेरी कंपनी के शेयर खरीदो और मुझे पैसे दो, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लो रिलायंस मेरी कंपनी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट लोगों
लोगों के पास जाऊं और लोगों को बोलूं कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, तो मान लो मेरी कंपनी में मैंने 1000 शेयर निकाले और मैंने बोल दिया 1000 शेयर की कॉस्ट जो है वो 1000 रुपए एक शेयर की है, तो ऐसे अगर मैं 1000 शेयर लोगों में बेच दूंगा तो मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो रिलायंस सबसे पहले जाएगा सेबी के पास, अपनी सारी डिटेल सबमिट करेगा, सेबी अप्रूवल देगा। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सबकी निगरानी करता है, कंपनी की, एक्सचेंज की, लोगों की, सब कुछ यहाँ पे सबको सही से चल रहा है कि नहीं। तो पहले तो जो कंपनी है वो सेबी के पास जाके अपना अप्रूवल लेगी। अब मुझे शेयर बेचना है, मैंने भैया डिसाइड कर लिया 1000 शेयर मुझे लोगों में बेचना है, तो क्या मैं ग्राउंड में स्टॉल लगा के चिल्लाऊंगा शेयर ले लो शेयर ले लो? नहीं। तो यहाँ पे क्या एक पूरा रेगुलेशन है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज को मैं पहले शेयर दूंगा, अब ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि भैया जिसको बेचना है उसको बेचे, उससे सारा पैसा ले और फिर मुझे कंपनी तक लाके दे। तो यहाँ पे एक्सचेंज है हमारे इंडिया में दो, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक तरह से बोल सकते हो दो दुकानें हैं बड़ी बड़ी, जो इंडिया में सिर्फ दो ही हैं। तो वो कंपनी पहले दोनों के पास जाएगी, दोनों के पास अपना डेटा शेयर करेगी और बोलेगी कि भैया मुझे 1000 शेयर बेचना है 1000 के भाव से। पहली बार में आया हूं तो मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद कि मुझे कितने में एक शेयर बेचना है। तो भैया अब मैं एक्सचेंज के पास जाऊंगा। अब एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज के नीचे होते हैं डीपी, जिसे बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब एक्सचेंज भी डायरेक्टली ग्राउंड में स्टॉल लगा के नहीं बैठेगा, दुकान में सबको नहीं आने देगा। तो एक्सचेंज क्या करेगा, अपने नीचे कंपनियों को अप्रूवल देगा कि भैया मेरे अंडर रजिस्टर्ड हो जाओ, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लो। फिर वो कंपनी लोगों के पास जाएगी बोलने कि आप हमारी वेबसाइट यूज करो, हमारी मोबाइल ऐप यूज करो, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करो और वो शेयर हमारे प्लेटफॉर्म से आप खरीद लो। तो जो एक्सचेंज है, एनएससी है, बीएससी है, ये डायरेक्टली लोगों के पास नहीं जाते। इनके पास अगर आपको खरीदना है, बेचना है कोई भी स्टॉक, तो किसी ना किसी कंपनी के थ्रू ही आपको लेना पड़ेगा और वो कंपनी अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करा के रखती है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कंपनियों में डीमेट अकाउंट और वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने वाला। तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हो गया कि अब आप एंजल ब्रोकिंग में चले जाओ, ये एक कंपनी है, जीरोधा में चले जाओ, ये भी एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है एनएससी और बीएससी में। ऐसी 15,000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। पता नहीं आपने कितनों के नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन सबको अप्रूवल मिला हुआ है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, ये अपने लेवल पे बोलेगी मेरी ये वेबसाइट है, मेरी ये मोबाइल ऐप है, आपको खरीदना है तो मैं आपको पूरा पैनल बना के दे रहा हूं, आप क्लिक करो, पैसे डालो, खरीदो। आपको बेचना है तो मेरे पैनल से बेचो। तो ये कंपनियां लोगों के पास जाएगी और लोगों का रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी में करेगी और वो कंपनी के अंदर उनका सॉफ्टवेयर यूज करके वो पूरा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड रहेगा एनएससी से, बीएससी से। अब मान लो किसी यूजर ने एक अकाउंट खोल लिया एंजल बुकिंग में, दूसरे यूजर ने खोल लिया जीरोधा में। दोनों अलग अलग कंपनी है, लेकिन दोनों कंपनी की एक्सेस कहीं ना कहीं एनएससी के पास है, बीएससी के पास है, क्योंकि शेयर जो है वो इनके पास ही है। तो ये कंपनी भी इसके अंदर कनेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे लीज लाइन कनेक्शन देते हैं एनएससी बीएससी वाले, एक तरह से अंदर एक सिक्योर कनेक्शन दे देते हैं इन कंपनियों को जो उसमें रजिस्ट्रेशन करती है। फिर वो कंपनी उस पूरे कनेक्शन को यूज करके सामने यूजर तक वो कनेक्शन दे देती है। अब भैया मैं एक यूजर हूं, मैंने बोला हाँ चलो रिलायंस आईपीओ लेके आया, 1000 का शेयर खरीदेंगे। तो मैंने बोला चलो एंजल ब्रोकिंग में अपन खरीद लेते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो सब एंजल ब्रोकिंग में जाएगा। फिर एंजल ब्रोकिंग वो पूरा पैसा इकट्ठा करके एक बार में एनएससी को दे देगा। फिर एनएससी जो है वो पैसा रिलायंस तक पहुंचा देगा और वहां से वो शेयर लेके हमारे पास तक शेयर आ जाएंगे। अब मान लो एंजल ब्रोकिंग में एक यूजर है, इसने 1000 का एक शेयर खरीदा, तो 1000 रुपए इसने दिए एंजल ब्रोकिंग को, एंजल ब्रोकिंग ने वो पैसे दिए एनएससी को, एनएससी ने वो पैसे दिए रिलायंस को। तो रिलायंस के पास पैसे आ गए तो रिलायंस ने एक शेयर इशू कर दिया, वो इशू करके गया एनएससी के पास, एनएससी ने भेजा भैया एंजल ब्रोकिंग वाले के पास। अब एंजल ब्रोकिंग लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, अब ये तो बोल नहीं सकता कि मेरे अंडर अकाउंट है तो मैंने आपको एक शेयर दे दिया। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है डीमेट अकाउंट का। अब देखो हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, अगर कोई हम रेंटिंग कर रहे हैं, हम कुछ जमीन खरीदते हैं, तो हमारे पास एक तरह से एग्रीमेंट आता है कि कल को कोई बोले तुम्हारी है कि नहीं है, तो मैं एक लीगल प्रूफ दिखा सकूं, कोर्ट में केस कर सकूं कि भैया ये मेरे पास थी। तो इसी तरीके से जो शेयर है, पहले ये फिजिकल फॉर्म में आता था, प्रिंटेड होके कोरियर करके आपके घर आता था बकायदा कि भैया एक शेयर आपका रिलायंस का है। लेकिन आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, ऑनलाइन हो गया है।
तो यहाँ पे जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है ऐसे एक डीमेट अकाउंट खुलता है, और ये डीमेट अकाउंट जो है ये ना एंजल ब्रोकिंग खोल रहा है, ना जीरोधा खोल रहा है, ना ये एक्सचेंज खोल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर में सेबी का रेगुलेशन है इसके अंदर, ये डीमेट अकाउंट भी सेबी के अंदर ही सारी चीजों में आता है। तो यहाँ पे CSDL करके सेंट्रल डिपॉजिटरी है, उसके अंदर ही अकाउंट खुलता है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर है। कल को अगर एंजल ब्रोकिंग जीरोधा बंद भी हो गई तब भी आपका जो डीमेट अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर वो शेयर पड़ा रहेगा। तो जब भी आप अकाउंट खोलेंगे एंजल ब्रोकिंग में, जीरोधा में, तो ये लोग क्या करते हैं, इनका तो अकाउंट खोलते ही हैं, उसके साथ आपका डीमेट अकाउंट भी खोल देते हैं। तो डीमेट अकाउंट खोलने की पावर भी जो है वो इन्हीं के हाथ में है, कंपनी के हाथ में। आप डायरेक्टली जाके डीमेट अकाउंट खुलवा तो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट ना तो कोई ये वॉलेट होता है कि इसमें पैसे डाल के खरीद लूंगा बेच लूंगा, ये सिर्फ बोल सकते हो डेटाबेस है। इसके अंदर जो भी स्टॉक खरीदोगे वो आके यहाँ पे रिकॉर्डेड में रहेगा कि भैया आपने एक स्टॉक रिलायंस का खरीदा, तो आपको टेबल में दिखा देगा आपके डीमेट अकाउंट में एक स्टॉक है। अब इसको बेचना है तो आपको वापस से डीपी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बेचना उसको एक्सचेंज में है, लेकिन एक्सचेंज डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं देता किसी यूजर को। तो यूजर को अगर कोई स्टॉक बेचना है, खरीदना है, तो उसको डीपी के पास जाना है। तो कोई ना कोई एक कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जब भी इन कंपनी में आप अकाउंट खोलेंगे तो ये आपको 2 अकाउंट खोल के देंगे, एक डीमेट अकाउंट खोल के देंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देंगे। तो ट्रेडिंग मतलब इनका प्लेटफॉर्म यूज करने का अकाउंट, डीमेट मतलब जब मैं शेयर खरीदूंगा वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो अब सिंपल सादा एग्जांपल वापस से समझो, एक शेयर मैंने रिलायंस से खरीदा, 1000 रुपए मैंने एंजल ब्रोकिंग को दिए, एंजल ब्रोकिंग ने एनएससी को दिए, एनएससी ने रिलायंस को दिए। तो रिलायंस ने वहां से एक शेयर इशू करा, तो ये शेयर रिलायंस के भी कहीं ना कहीं किसी जगह स्टोर्ड होंगे डीमेट अकाउंट में। तो वो शेयर रिलायंस के डीमेट अकाउंट से निकल के कहीं ना कहीं एक्सचेंज के पास आएंगे, एक्सचेंज के पास आने के बाद वो एंजल ब्रोकिंग के पास आएंगे। तो अब ये एंजल ब्रोकिंग वो जो शेयर आपने खरीदा रिलायंस का वो आपके डीमेट अकाउंट में डाल देगा। तो आपको यहाँ पे 2 मेल आएंगे, एक मेल आएगा एंजल ब्रोकिंग की तरफ से कि भैया आपने हमारा प्लेटफॉर्म यूज करा, धन्यवाद, हमने तब ब्रोकरेज काटा, हमने ये काटा वो काटा, और आपने एक शेयर खरीदा, वो एक शेयर ये खरीदा, वो आपके डीमेट अकाउंट में जाके स्टोर हो गया। अब डीमेट अकाउंट एक अलग एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो कल को ये चीजें बंद भी हो गई ट्रेडिंग अकाउंट वाली, तब भी आपके सारे शेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहेंगे। आगे वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, इनके अकाउंट कैसे दिखेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, और डीमेट अकाउंट में हम अलग से लॉगिन कैसे कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो स्टोर्ड हैं। तो आराम से चलने दीजिए, अभी थ्योरी समझिए, प्रैक्टिकल भी आगे आपको मिलेगा। तो घुमा फिरा के बोले तो भैया रिलायंस को चाहिए थे पैसे, तो इनने बोला कि चलो अपन लिस्ट हो जाते हैं, अपन शेयर बेचेंगे। तो रिलायंस आई बोलने कि 1000 शेयर में 1000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, तो 10 लाख रुपए में इकट्ठे कर लूंगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1000 शेयर ही हैं, इनके 10-15 करोड़ से ज्यादा शेयर होंगे और एक शेयर का भाव भी उनका 1000 के ऊपर है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि 10 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, तो मैं आया, सेबी का रेगुलेटरी है, यहाँ पे सेबी सबकी निगरानी कर रहा है, एक्सचेंज की, डीमेट अकाउंट की, इन कंपनियों की और आपकी भी। आप मतलब सब घूम फिर के सब कुछ एक तरह से सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। कोई कुछ भी गलत करता है सीधे फाइन लगाता है सेबी, और सेबी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये पूरा यहाँ पे जो है वो देख रेख कर रहा है सेबी की, कुछ भी गलती ना कर दे कोई कंपनी, एक्सचेंज, ऊपर वाली कंपनी, नीचे वाले यूजर। तो यहाँ पे मैंने भैया रिलायंस ने बोला 1000 शेयर दूंगा, मैंने दिए, इनने अपनी एंजल ब्रोकिंग, इसके अंदर यूजर्स हैं उनके थ्रू वो सारे शेयर रिलायंस ने बेच के लोगों को बेच दिए। अब लोगों के पास आ गए शेयर, रिलायंस ने अपने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब उसको रिलायंस को कभी भी वो पैसे वापस ही नहीं करना है। अब भैया वापस कैसे नहीं करना है, मैं तो शेयर बेचूंगा। तो भैया जब आप शेयर बेचोगे तो वो रिलायंस के पास नहीं जाने वाला। यहाँ पे यही तो अच्छी चीज है, आप चाहो तो आपकी खुद की कंपनी का आईपीओ ला सकते हो, कंपनी बड़ी करो, अच्छा खासा करो और खुद का आईपीओ लॉन्च कर दो। तो लोग आपकी कंपनी में पैसा देंगे, पैसा लगाएंगे, आप लिस्ट करा दो आपकी कंपनी अपने एक्सचेंजेस में सेबी से अप्रूवल लेके, उसके बाद लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो पहली बार आईपीओ के बाद आपकी ही कंपनी में वो पैसा आ जाएगा, आप इकट्ठा कर लो, और इस पूरे सिनेरियो में कभी भी मुझे पैसा वापस करना ही नहीं है। अब ये करना क्यों नहीं है भाई, तो ये समझते हैं सेकंड सिनेरियो में। सो भैया यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ऐसा है कि आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पहली बार मैं आ रहा हूं भैया मार्केट में शेयर बेचने, तो पहली बार में मैंने बेच दिए, सब लोगों ने एक एक बार के खरीद लिए, कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी अपनी बाहर हो गई। अब इस पूरे सिनेरियो में कंपनी बाहर रहेगी, कंपनी ने पैसे इकट्ठे कर लिए, अब उस पैसे का कंपनी को क्या करना है वो कंपनी अपना समझते रहेगी। अब कंपनी अपनी बाहर हो गई, तो अब मान लो 1000 शेयर में से फर्स्ट यूजर को एक शेयर मिल गया, दूसरे यूजर को एक और शेयर मिल गया। तो अब मान लो ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है लोगों के, अब इसको शेयर बेचना है। तो
तो अब ये वापस बेचेगा, तो बेचेगा कैसे? ये वापस से एंजल ब्रोकिंग की ऐप पे जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा, अपना एक ऑर्डर लगाएगा, मुझे भैया एक शेयर बेचना है। तो ये चेक करेंगे कि भैया डीमेट अकाउंट में इसके पास शेयर है भी कि नहीं, बेचने आ गया। तो ये चेक करेंगे डीमेट अकाउंट में, तो ये लिंक्ड रहेंगे सब ऊपर से नीचे तक। तो इनके पास भी एक्सेस है, इनके पास भी एक्सेस है, इनके पास भी एक्सेस है। तो अब यूजर गया सेल करने, तो डीमेट अकाउंट में जो भी भाव चल रहा होगा शेयर का, वो शेयर इसके पास होगा। तो एंजल ब्रोकिंग वो जो ऑर्डर है वो लगा दी एनएससी में। अब एनएससी जो है वो बाकी ब्रोकर से भी कनेक्टेड है, और उस हर ब्रोकर के नीचे कोई ना कोई बहुत सारे यूजर्स हैं, तो कोई ना कोई वापस से ऑर्डर लगाएगा खरीदने का। अब जो वो ऑर्डर लगाएगा खरीदने का, अब वो कंपनी नहीं देगी वो शेयर, अब वो आपस में लोग खरीद रहे हैं, लोग बेच रहे हैं। कंपनी पूरे सिनेरियो के बाहर है, कंपनी के पास पैसे आ गए, कंपनी ऐश कर रही है पैसे का। अब जो भी शेयर आप बेच रहे हो वो और कोई सा यूजर उसके नीचे खरीद रहा है, आप उसको दे रहे हो, और वो जो खरीद रहा है वो आप ही से दूसरे यूजर से खरीद रहा है। तो एक बार जब आईपीओ आता है तब आप कंपनी से शेयर खरीदते हो, एक बार सारे शेयर बिक गए तो अब लोग आपस में ही शेयर खरीदते रहेंगे और प्राइस आपस में ही अप डाउन होता रहेगा, जो भी डिमांड चलेगी, जो भी सप्लाई चलेगी। तो मेरे पास एक शेयर है 1000 रुपए का, आज उसका भाव है 1200 रुपए। तो मैंने वापस से एक ऑर्डर लगा दिया इनकी वेबसाइट पे, तो मेरा जो ऑर्डर है वो चला गया एक्सचेंज में। अब ये एक्सचेंज बहुत सारी कंपनियों के नीचे 15,000 कंपनी होती हैं, और उस एक एक कंपनी के अंदर नीचे भी पता नहीं लाखों लोग रहते हैं, तो इतने लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो मैंने ऑर्डर लगाया 1200 का, कोई 1200 में खरीदार होगा तो मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर निकल के उसके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप इन कंपनियों में अकाउंट खोलोगे तो डीमेट अकाउंट बाय डिफॉल्ट खुल के ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये जो डीपी हैं इनने कोई अकाउंट नहीं खोला डीमेट, तो जो ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो शेयर रखेंगे कहाँ पे? तो ये कंपलसरी है कि आप अगर इनके अकाउंट आपने खोले तो आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। तो अब ये पूरे सिनेरियो में कंपनी से हमको कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा सब कुछ काम एक्सचेंज कर रहा है, और एक्सचेंज के अंदर हमारे सारे ऑर्डर लग रहे हैं, और एक्सचेंज से ही दूसरे लोग उसके ऑर्डर खरीद रहे हैं। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई इसमें मैनुअल नहीं बैठा है कि अप्रूव कर रहे हैं, हाँ इसने बेचा, हाँ इसने ये किया, सब कुछ ऑटोमेटिक है। सुबह टाइमिंग है इसकी, 9:15 से स्टार्ट होता है एक्सचेंज, 3:30 बजे तक चलता है। तो 9:15 के बाद आप ऑर्डर लगाते चलो, ऑर्डर लगते चलेंगे। ऑर्डर लगाना कैसे है, लगेंगे कैसे, क्या होगा ऑर्डर लगने के बाद, ये सब आगे अभी प्रैक्टिकल मिलेगा आपको वीडियो में। अभी थ्योरी समझिए, सिंपल ओपन माइंडेड से चीजें समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं यूजर हूं, मेरे पास एक रिलायंस का शेयर है, मुझे बेचना है, 1200 का रेट चल रहा है। मैं एक यूजर हूं, मुझे खरीदना है 1200 के रेट से, तो मैंने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लगा एक्सचेंज में, यही ऑर्डर जीरोधा के थ्रू आ गया होगा एक्सचेंज में और किसी का कि 1200 में खरीदना है। तो यहां से जो मेरा शेयर है वो उठ के उसके डीमेट अकाउंट में चले गए, और उसने जो 1200 दिए वो घूम फिर के मेरे पास आ गए। अब वो जो 1200 आए वो आपके एंजल ब्रोकिंग के वॉलेट में आ गए। अब इस वॉलेट से या तो आप चाहो तो दूसरा शेयर खरीद लो, अगर आपको वापस से आपके बैंक अकाउंट में पैसे निकालना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, आप क्लिक करो, अमाउंट लिखो, क्लिक कर दो, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है 3 चीजों की जरूरत है। पहला, आपका बैंक अकाउंट जिससे पैसे डालोगे पैसे वापस आएंगे। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट जिसके थ्रू ये एक्सचेंज की एक्सेस मिलेगी आपको, डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलती है, इन कंपनी के थ्रू ही लेनी पड़ेगी। आप वैसे चाहो तो खुद भी डीपी बन सकते हो, आप भी एक कंपनी खोल सकते हो और उसको आप एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करा सकते हो, उसके बारे में भी समझेंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए ताकि इसके अंदर आप सारे एक्सचेंज में ऑर्डर लगा पाओ, बाय के, सेल के, और उसके साथ एक डीमेट अकाउंट भी चाहिए ताकि जो चीजें खरीदोगे बेचोगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, और ये गवर्नमेंट की निगरानी में, इन कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सीधे गवर्नमेंट की साइड पे खुलते हैं अकाउंट, तो यहां से निकल के वहां से चले जाएंगे। तो तीनों चीजें आपस में लिंक्ड रहती है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो अब जो पैसा आपने जो बेचा शेयर, उसका पैसा एक्सचेंज जो है वो कलेक्ट करेगा नीचे वाले यूजर से, वो पैसा आपको लाके दे देगा एंजल ब्रोकिंग के थ्रू उनके अकाउंट में। फिर आप एंजल ब्रोकिंग में ऑर्डर लगा के वो पैसा आपके मेन सेविंग अकाउंट में मंगा सकते हो। तो अब जो शेयर आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये आपस में लोग ही खरीद रहे हैं, लोग ही बेच रहे हैं। इसने लगाया ऑर्डर खरीदने का, इसने लगाया बेचने का, तो ये आपस में बस ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब स्टॉक का प्राइस अप डाउन कैसे होता है? अब भैया मान लो 1 लाख लोग खरीदने के लिए बैठे हैं और 50,000 लोग बेचने के लिए बैठे हैं, तो अपने आप एल्गोरिथम चल रहा है, अपने आप सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कोडिंग से हो रहा है। तो जब बेचने वाले जो हैं वो 50,000 हैं लेकिन खरीदने वाले 1 लाख हैं, तो भैया डिमांड सप्लाई वाला सीन आ गया। डिमांड बिल्कुल ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो स्टॉक का प्राइस अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा अपने आप। तो एक एक सेकंड में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, जो भी इसकी टाइम फ्रेम है। तो ये सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई में, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, कम लोग बेच रहे हैं, तो वहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा। कम लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग
लोग बेच रहे हैं तो वहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा। इस हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। इस पूरे सिनेरियो में रिलायंस को अभी कोई लेना देना ही नहीं है। स्टॉक मेरा भैया ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को तो पैसा चाहिए था, पैसा मेरे को मिल चुका। आपस में लोगों को जिसमें बेचना है जिसमें खरीदना है भाई करते रहे। तो अभी के सिनेरियो में रिलायंस यहाँ पे पूरा बाहर है। बट अभी वीडियो जब आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा ये जो स्टॉक का प्राइस अप डाउन हो रहा है इसमें रिलायंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। मतलब इन शॉर्ट रिलायंस का फायदा नहीं है, रिलायंस के अंदर लोगों का फायदा है। तो देखा गाइस, पूरी हायरार्की में, पूरे ट्री में मैं किसको पैसे दूंगा, कहां से पैसे घूम के मेरे पास पैसे वापस आ जाएंगे। तो अब ये पूरे ट्री में अपन अब ये भी समझ लेते हैं, इतनी सारी एजेंसी, इतनी सारी कंपनी इन्वॉल्व हैं, तो इन लोग की कमाई क्या हो रही है। कमाई हो रही है तभी तो ये इतनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो देखो नीचे लेवल से बात करें यूजर की, तो जो यूजर है उसको तो भैया पैसा कमाना है, जितना पैसा मैं दूंगा मुझे तो भैया ज्यादा पैसा कमाना है। कोई भी शेयर मार्केट में ये मोटिव लेके तो आता ही नहीं है कि मुझे पैसा गंवाना है, सबको कमाना ही है। तो अब मैं जिस भी डीपी से मेरा अकाउंट बनवाऊंगा तो वो ब्रोकरेज के नाम पे पैसे कमाएगा। तो जो एंजल ब्रोकिंग हो गई, जीरोधा हो गया, तो ये जो कंपनीज हो गई, ये कंपनी के मैं एक्सेस यूज कर रहा हूं, वेबसाइट यूज कर रहा हूं, तो ये लोग ब्रोकरेज लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से ब्रोकरेज लेते हैं, वो भी अपन आगे समझेंगे किस लेवल पे। तो इस पूरी ब्रोकरेज का पैसा जो है वो इन कंपनी का हो जाता है, ये कंपनी अपने लेवल पे कमा लेती है। इसके अलावा इसके ऊपर जाते हैं जो एक्सचेंज है, जो एनएससी है, बीएससी है, ये भी अपने लेवल पे टैक्सेस काटता है हर ट्रांजैक्शन की। तो ये टैक्सेस परसेंटेज में रहता है, जितने भी रुपए का आप ट्रांजैक्शन इनके एक्सचेंज से कराएंगे कुछ परसेंटेज वो अपने लेवल पे रख लेगा, क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद जो सेबी है, सेबी भी फ्री में काम नहीं कर रहा है, आपके हर ट्रांजैक्शन पे थोड़े थोड़े पैसे काटता रहता है, तो वो पैसा इकट्ठा होकर सेबी के पास आ जाता है। इसी तरीके से हर एक इंसान यहाँ पे जो है वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा हमारे अलावा, क्योंकि हमारा हो सकता है हम पैसा गवा भी सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है, डीपी वाली कंपनी हो गई, एक्सचेंज हो गया, सेबी हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन सबको हर ट्रांजैक्शन पे थोड़े थोड़े परसेंटेज मिलते रहते हैं। तो हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन इन लोगों का हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो अब समझते हैं कि जो मैं पैसे देने वाला हूं उसमें मुझे मिलेगा क्या क्या। क्या आलू मिलेगा, क्या भाजी मिलेगी, या एप्पल मिलेगा। तो यहां पे अलग अलग सेगमेंट है जिसमें आप अलग अलग चीजों पे पैसे लगा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे पहला सेगमेंट होता है इक्विटी। अब ये इक्विटी के अंदर भी दो अलग अलग सेगमेंट आते हैं, एक आता है डिलीवरी, एक आता है इंट्राडे। अब पहले तो ये समझो इक्विटी क्या होता है। इक्विटी वही शेयर, पार्टनरशिप आपकी किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी में जो आप पैसा लगा रहे हो वो उसके शेयर्स इशू कर रहा है, उसको हम इक्विटी बोलेंगे। और वो जो शेयर इशू कर रहा है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो ये आपने पैसे दिए, उसने शेयर दिए, आपने उसकी डिलीवरी ले ली, यानी कि वो शेयर आपने अपने पास रख लिया। अब ये आपके ऊपर है, चाहो तो कल बेचो या चाहो तो 10 साल बाद बेचो, लेकिन सेम डे नहीं बेच सकते। तो अगर आपने पैसे दिए हैं इक्विटी डिलीवरी पे तो आपको शेयर मिलेंगे, लेकिन आज छोड़ के फिर जब चाहो उसको बेच सकते हो। तो एक तरह से आपको उसकी डिलीवरी मिली, वो डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में जाके सेव हो जाएगी। तो वो जो भी आपने शेयर खरीदे वो डीमेट अकाउंट में सेव रहेंगे। लेकिन अब यहां पे एक और चीज होती है इंट्राडे। अब ये इंट्राडे क्या है? इंट्राडे यानी मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे आपके शेयर चाहिए ही नहीं। मैं तो सुबह आऊंगा जब मार्केट खुलेगा, मैं पैसे लगाऊंगा और शाम को उसी दिन वो मैं शेयर जो खरीदा वो मैं वापस बेच दूंगा। तो यहां पे मैंने पैसे तो दिए लेकिन कुछ खरीदा नहीं, पैसे देके रखे रहे 3-4-5 घंटे, जब लगा कि जितने का खरीदा था उससे ज्यादा हो गए तो वहीं के वहीं बेच दिया। तो मान लो 500 रुपए का शेयर सुबह 9:15 पे खरीदा और 2 बजे वो 1000 रुपए का हो गया, तो मैंने 1000 में उसको बेच दिया। तो मेरे पास कुछ नहीं आया, मैंने एक ही दिन में पैसे लगाए और एक ही दिन में अगर लॉस होगा तो लॉस में बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में मैं खुद बेच दूंगा। तो ये इंट्राडे का मतलब है कि आपको एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। अगर आप खरीद के नहीं बेचोगे तो अपने आप ही वो बिक जाएगा जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा, उसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ। तो मतलब मान लो 10 बजे में आया, मैंने देखा रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का है, मैंने खरीद लिया। अब खरीद के मैं नहीं बेच रहा, भाई ये तो लॉस हो गया, 800 रुपए का आ गया, 700 रुपए का आ गया, मैं बेचूंगा तो 300 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर इंट्राडे के अंदर आपने उसको खरीदा है तो जब आप खरीदते हो ना तो बताना पड़ता है आपको डिलीवरी में खरीदना है कि इंट्राडे में खरीदना है। तो ये खरीदते कैसे अभी आगे अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मैंने इंट्राडे में खरीदा कोई शेयर, तो अगर मैं नहीं बेचूंगा तो अपने आप बिक जाएगा, और खुद से बेचने के पास मेरे पास पावर है कि मैं उसी दिन बेच सकता हूं। तो इंट्राडे में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में चीजें नहीं है। तो भैया इंट्राडे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मेरे नहीं चाहते हुए लॉस हो रहा है तब भी मुझे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे का मतलब ही है पहले उसी दिन खरीदो उसी दिन बेचो। लेकिन अगर डिलीवरी लेता हूं तो मैं उस दिन नहीं बेच सकता, लेकिन अगले दिन बेच सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी आ गई। अब मेरे पास चॉइस रहेगी कि अगर आज इसका प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कल बेच दूंगा, नहीं बढ़ रहा है लॉस में है तो मैं रखे रहने दूंगा, 10-15-20 दिन बाद तो बढ़ेगा। तो यहां पे डिलीवरी वाले पे ही हम पूरा फोकस रखेंगे पूरे वीडियो में, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिलीवरी में ही काम करो, क्योंकि उसके
पास मेरे पास सारे पावर्स आ जाते हैं। मैंने आज खरीदा, लॉस में है तो मैं नहीं बेचूंगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंट्राडे में आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो बिक ही जाएगा अगर उसमें लॉस हो रहा होगा। तो पहला फंक्शन होता है आपका इक्विटी, जिसमें डिलीवरी आती है, जिसमें आप डिलीवरी लोगे तो डीमेट में जाके सेव हो जाएगी, फिर जब मन चाहे अगले दिन बेचो या तो वो 10 साल बाद बेचो। तो ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो लोग इक्विटी में डिलीवरी ही करते हैं। अपन लोगों ने पैसा दिया, शेयर्स मिल गए, रख लिया, 5 साल बाद वो कंपनी और बहुत बड़ी हो गई तो उसका शेयर बहुत बढ़ जाएगा, तो 5 साल बाद मेरे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो जो मैं पैसा एफडी में करता 1 साल के लिए, वो मैंने शेयर में कर लिया 1 साल के लिए। तो ये डिलीवरी में यही होता है, और ये आपके पास राइट्स है, जिस दिन चाहो उस दिन आप बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में जब भी खरीदोगे तभी बेचा जाएगा। तो इंट्राडे को ट्रेडिंग बोला जाता है, खरीदना बेचना। लेकिन इक्विटी डिलीवरी के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आपने पैसे को इन्वेस्ट किया ताकि फ्यूचर में यूज हो। और इंट्राडे में तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो बस पैसे कमाने के लिए, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। अब यहाँ पे शेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं भैया, FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पे तो आप मतलब एक तरह से सोचो, इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ वो इक्विटी डिलीवरी वाला फंक्शन है। इसके बाद जितनी चीजें आ रही है सब पैसे कमाने वाली चीज है, जिसमें मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता इसमें घुसो, क्योंकि इसमें घुस गए तो लॉस होगा, दिमाग खराब होगा और आपकी जिंदगी खराब करोगे। आप सीधा सीधा खेलो, हमको पैसे लगाना है आज 5 साल के लिए, हमने डिलीवरी ले ली, 5 साल तक बैठे रहे, जिस दिन में हमको 20-30% से ज्यादा मिल रहा होगा पैसे निकाल के खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। पहला इंट्राडे हो गया, दूसरा FNO हो गया। इसमें क्या होता है, आप परसों एक तरह से बोल सकते हो सट्टा लगा रहे हो, एक तरह से मतलब आप एक पैसा लगा रहे हो कि परसों ये जो रिलायंस का शेयर है ये कितना बढ़ेगा, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। इसमें कुछ डिलीवरी का कुछ सीन ही नहीं है, आप बस पैसा लगा रहे हो कि परसों ये जो शेयर है ये कितना बढ़ने वाला है, इसके ऊपर परसों 15 दिन बाद 10 दिन बाद ये शेयर्स कितने बढ़ेंगे उस पर पैसा लगता है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोला जाता है, FNO। इस पे हमको नहीं जाना है, बहुत गंदी चीज है, इसमें आप घुस गए तो आपका दिमाग भी खराब करोगे, आपको लालच भी आएगा और लॉस भी होगा। उसके अलावा और भी चीजें होती है, कमोडिटी होती है। कमोडिटी मतलब आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, पेट्रोल खरीद सकते हो, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन चीजों पर भी आप पैसा लगा सकते हो। तो इसकी आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, वर्चुअली आपको मिल जाएगा गोल्ड, वर्चुअली आपको, आपने खरीद लिया नेचुरल गैस, अब कल को नेचुरल गैस के पैसे बढ़ेंगे तो आप बेच दो, मतलब एक तरह से वर्चुअली उसको खरीदा, वर्चुअली ही बेच दिया, यहां पे भी कोई डिलीवरी नहीं है। तो ये भी ट्रेडिंग है। तो कमोडिटी के अंदर ये सारी चीजें आती है, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, नेचुरल गैस, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। इसके अलावा करेंसी मार्केट भी होता है। करेंसी में आप अलग अलग जो कंट्रीज है उनकी करेंसी खरीदते हो, उसमें भी डिलीवरी कुछ नहीं मिलेगी, बस आपने खरीद के रख लिया, जिस दिन बेचना होगा वो बिक जाएगी। तो आप डॉलर्स खरीद लो, सिंगापुर डॉलर खरीद लो, यूरोपियन चीजें खरीद लो, जो चाहो वो अलग अलग करेंसी भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से पूरा चार्ट देखें तो इक्विटी में डिलीवरी, इंट्राडे, उसके बाद आता है FNO, उसके बाद आता है कमोडिटी, उसके बाद आता है हमारा करेंसी। तो इन चीजों में जो नीचे सारी चीजें सबको ट्रेडिंग के नजर से देखा जाता है, पैसे लगाना है पैसे निकालना है, पैसे लगाना है पैसे निकालना है। लेकिन डिलीवरी जो है वो अच्छी चीज है, उसमें आप पैसा लगा के इन्वेस्ट करके रख सकते हो, आपके ऊपर है, जब बेचना हो तब बेच दो। अब दो चीज आपने सुनी होगी, पहली होगी सेंसेक्स, दूसरी होगी निफ्टी। अब ये क्या भला है, ये कोई स्टॉक नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली खरीद लो, ये एक तरह से इंडेक्स है। जैसे बुक के अंदर पहले इंडेक्स रहता है ना, वो बोला जाता है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। अब होता क्या, इतनी सारी कंपनी है रजिस्टर्ड, अब आप चाहो तो एक एक कंपनी के शेयर रोज देखो कि भाई रिलायंस बढ़ा नहीं कम हुआ, ICICI बैंक बढ़ा कम हुआ, HDFC बैंक बढ़ा कम हुआ, एक एक करके आप देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अब मैं आया कि कल जो मार्केट था, आज क्या मार्केट ऊपर है कि नीचे, तो इसमें क्या किया, जितनी टॉप 50 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, उसको उठाया, उनका एवरेज निकाला, कल कितने रेट पे थे, आज कितने रेट पे हैं, और एक इंडेक्स बना दिया। तो मैं सेंसेक्स को देख के ये बोल सकता हूं, कल अगर सेंसेक्स इतना था, आज अगर 2% ऊपर है, तो आज पूरा मार्केट 2% ऊपर है। तो ये इंडेक्स है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इसके शेयर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ एक वैल्यू है जो कि आप कंपैरेटिवली देखते हो कि कल कितनी थी, आज कितनी है, आज बड़ी है तो मार्केट ऊपर है, आज कम है कल के मुकाबले तो मार्केट नीचे। तो ये एवरेज निकालते हैं टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज का, और उसके बाद ये वैल्यू निकलती है। तो ये भी अप डाउन होती है क्योंकि वो कंपनी के शेयर भी अप डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से ये सिर्फ एक इंडेक्स है, ये देख के आप बस ये पता लगा सकते हो सारी कंपनी को मिला के आज मार्केट ऊपर गया कि आज मार्केट नीचे गया। तो घुमा फिरा के कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन पहला पॉइंट था समझ आए या ना आए, वीडियो तो हमको पूरा देखना है क्योंकि आगे जाके पुरानी चीजें समझ आएंगी। तो यहाँ पे अभी तक सब थ्योरी चल रहा था, ये ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन अब अपन समझते हैं प्रैक्टिकली सारी चीजें कि अकाउंट बनाना कहाँ पे है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है और उसके साथ डीमेट अकाउंट लिंक करवाना है। तो भैया अब समझते हैं आगे जाके कि अब ये अकाउंट खुलवाना कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स
लगेंगे, क्या क्या पूरी प्रोसेस रहेगी। तो पहले अपन समझ लेते हैं एंजल ब्रोकिंग का, कि एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट क्रिएट करना कैसे है। तो एंजल ब्रोकिंग में अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो नीचे आपको लिंक दिया गया है sittalk.com/angel। इस जगह आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपका नाम, मोबाइल नंबर, सिटी। ये लिखने के बाद OTP आएगा। उसके बाद टेक मी अहेड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अंदर आने के बाद आपको ऐसा पैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और नीचे आपको बता रहा है कि अभी आपका अकाउंट ओपनिंग फी पूरा फ्री है, 1 साल कोई भी AMC नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। प्लान डिटेल पे आप जाते हैं तो आपको बताएगा कि डिलीवरी पे आपको 0% की ब्रोकरेज है। इंट्राडे, FNO, करेंसी या कमोडिटी करते हैं तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा। तो अभी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो 1 साल आपको पूरा फ्री रहेगा। यहाँ पे जो जो डिटेल्स ये मांग रहा है यहाँ पे आपको फिल करना है। पैन कार्ड और अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आएगी जिसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल शेयर करना है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है कि आधार कार्ड आप ऑफलाइन शेयर कर सकते हैं। दूसरा डिजी लॉकर के थ्रू है। अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बना के रखा है, उसके अंदर अगर आपने अपना आधार कार्ड ऐड करके रखा है तो वो यहाँ डायरेक्टली आप वहाँ से एक्सेस करके आपकी सारी डिटेल फैच कर सकते हैं। फिर आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो अगर आपको डिजी लॉकर से शेयर करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा बटन आपके पास शेयर विथ डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर भी नहीं है, ऑफलाइन आधार भी नहीं है, तो आप मैनुअली भी चीज़ें एंटर कर सकते हैं, बट इसमें फिर आपको सारी चीज़ें खुद से मैनुअल अपलोड करनी पड़ेंगी। प्रोसेसिंग टाइम में भी टाइम लगेगा। अगर आप जाते हैं शेयर ऑफलाइन आधार में तो यहाँ पे एक मेथड है कि आप आधार कार्ड की डिटेल्स उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिप फाइल में, और वो जिप फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड आधार कार्ड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड की डिटेल डालने के बाद आपके फोन पे OTP आएगा। वो OTP आपको नीचे एंटर करना है और ऊपर ये बता रहा है क्रिएट अ शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस ऑफलाइन eKYC। तो यहाँ पे आपको एक कोड बनाना है। 4 डिजिट का कोई भी कोड आप बना सकते हो। तो वो जो जिप फाइल डाउनलोड होने वाली है वो पर्टिकुलर फाइल उस 4 कोड से ही खुलेगी। तो यहाँ पे जो भी आप चाहें वो 4 डिजिट का कोड बना सकते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक फाइल डाउनलोड हुई है ऑफलाइन आधार नाम से। अब ये फाइल के अंदर आपकी सारी आधार कार्ड की डिटेल्स हैं जो कि आपको अपलोड करना है एंजल ब्रोकिंग की साइट पे। और ये फाइल खुलने के पहले कोड मांगेगी, जो कोड आपने ऊपर बनाया है। तो आप वापस से आएंगे एंजल ब्रोकिंग पे, यहाँ पे टिक करेंगे शेयर ऑफलाइन आधार। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड आधार डिटेल, इस पे आपको क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करके जो फाइल डाउनलोड हुई है उसको आपको क्लिक करके ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे ये पूछेगा कि भैया कोड बताओ जो आपने दिया था आधार की वेबसाइट पे। तो जो कोड आपने 4 डिजिट का वहां पे दिया था जब ये फाइल डाउनलोड करना था, वो कोड आपको यहाँ पे इनको भी देना पड़ेगा ताकि एंजल ब्रोकिंग उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर पाए। कोड देने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आधार की जिप फाइल अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये एंटर पर्सनल डिटेल की स्क्रीन आएगी। इसमें आपको एनुअल इनकम बताना है, ऑक्यूपेशन बताना है, फादर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताना है। तो ये डिटेल फिर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। पर्सनल डिटेल देने के बाद अब ऑप्शन आएगा आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। अगर आप फ्यूचर एंड कम्युनिटी में जाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। अगर नहीं जाना चाहते तो ये इसमें स्टार नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और वैसे ये पूरी प्रोसेस आप अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आपका फोन नंबर वापस से साइन अप पे क्लिक करके फोन नंबर नाम डालने के बाद जिस भी प्रोसेस पे आप रुके हुए हैं वो प्रोसेस उसके आगे आपकी मोबाइल ऐप से भी हो जाएगी। तो एक बार साइन अप आप लिंक से कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेसेस है वो सब मोबाइल ऐप के थ्रू भी हो जाएगी। जरूरी नहीं है आपको वेबसाइट से ही करना है। पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देने के बाद इसका एक ई-वेरीफाई होगा, ई-साइन होगा। तो जो इन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं NSDL साइट से ई-साइन होंगे, यानी कि आपके आधार कार्ड से एक टिक हो जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सब सही है। तो ये इस वेबसाइट पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आधार कार्ड वाले में जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। वो OTP एंटर करने के बाद ये पर्टिकुलर सारे डॉक्यूमेंट्स ई-साइन हो जाएंगे कि हाँ ये अथोराइज्ड हैं, आपने दिए हैं तो ये सारे सही हैं। ई-साइन पे OTP देने के बाद इस स्क्रीन पे आएंगे जिसमें लिखा है कि इन पर्सन वेरिफिकेशन। इसमें आपका कैमरा ऑन करके आपको वीडियो बनाना है 10-15 सेकेंड के लिए। उसमें ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप खुद मैनुअली वेरीफाइड हो जाते हो, जो आपने फोटो दिया है, पैन कार्ड डिटेल्स दिए हैं, उसमें ये एक इन पर्सन वेरिफिकेशन हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे स्टार्ट कैमरा क्लिक करके आपके लैपटॉप डेस्कटॉप से वेबकैम से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सेंड मोबाइल लिंक, तो एक लिंक आपके फोन पे आ जाएगा। वो फोन के लिंक को आप ब्राउजर पे ओपन करके सारी एक्सेस दे दीजिए कैमरे की, और फिर आपके फोन के थ्रू वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो वीडियो सबमिट हो जाएगा।
वीडियो सबमिट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको पीओए देना है। तो पीओए मतलब होता है पावर ऑफ अटर्नी। तो जब भी जो भी शेयर आप खरीदेंगे तो उसको बेचने के लिए आपको एंजल ब्रोकिंग को पावर देनी पड़ेगी कि आपके डीमेट के अकाउंट से वो शेयर बेच सकें। तो उसके लिए पीओए आपको साइन करके कोरियर करना है। तो अभी आप कंटिन्यू कर दीजिए। वैसे आप अभी नया स्टेप आ गया है जिसमें आप मोबाइल ऐप से अगर शेयर बेचते हैं तो आपको पीओए देने की जरूरत नहीं है। बिना पीओए दिए भी आप जो है वो शेयर बेच सकते हैं, जो कि अपन आगे वीडियो में देखेंगे जब अपन शेयर बाय करेंगे, सेल करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। अब आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। पीओए भी आपको मेल पे आएगा। अब आपको 1 से 2 दिन वेट करना है। अपने आप आपके फोन पे और ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जिसमें आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन लगेंगे क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट भी खुलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलेगा, तो डायरेक्ट एक्सचेंज में भी खुलेगा। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास मेल आएगा और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आपका पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, बट अभी अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो मैन्युअली वेरीफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट आपके पास मेल और मैसेज आ जाएगा। तो भैया 2 से 3 दिन लग जाएंगे सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास मेल आएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर आपके पास लॉगिन डिटेल, पासवर्ड आ जाएंगी, जो कि आगे जाके अपन देखेंगे कि कहां पे जाके लॉगिन करना है। तो चलिए अब ये भी एक चीजें समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनी का कैसे हम देखें कि कितना प्रॉफिट हुआ पिछले साल, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, क्या ये कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है। तो चलिए फटाफट वो भी समझ लेते हैं। भैया गूगल भी हमारी बहुत जगह हेल्प कर सकता है। अब गूगल पे ही आके मैं लिखता हूँ रिलायंस शेयर। तो रिलायंस शेयर लिखने के बाद यहाँ पे गूगल बता देगा कि आखिरी बार जब भी खुला होगा मार्केट तो क्या रेट था रिलायंस का, और उसका ग्राफ आप देख सकते हो कि 1 दिन में कितना बढ़ा, 5 दिन में वो कितना बढ़ा, 6 महीने में कितना बढ़ा, 1 साल में कितना बढ़ा। अब मैं 1 साल का अगर देखता हूं तो देखो कितना नीचे गिरा था बीच में ग्राफ, 800 रुपए के आसपास, 884 तक रिलायंस का शेयर आ गया था। आज 1500 रुपए का है। और जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले भी ये 1500 के आसपास चलता था। तो अभी लॉकडाउन में ही 1500 के आसपास ये वापस से चला गया है। 5 साल का मैं ग्राफ देखता हूं तो मैं देखूंगा 2016 में ये 500 का था, अब ये 1500 का मिल रहा है। मैक्सिमम ग्राफ भी मैं देख सकता हूं। तो गूगल में जिस भी आपको शेयर के बारे में ग्राफ्स देखना है तो आपको शेयर का नाम लिखना है, उसके आगे शेयर लिख दीजिए। तो अपने आप ये गूगल आपको नीचे दिखा देगा सारी चीजें। अब ये भी बता देगा कि ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया उस दिन। तो ये सारी चीजें आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो जहां पे आपने अकाउंट खुला है ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी आपको चार्ट्स देखते हैं, वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भैया मुझे पता लगाना है कि इतनी सारी कंपनीज के स्टॉक हैं तो कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया पिछले साल या इस साल, क्या उनका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आने वाले सालों में और प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर का प्राइस शायद अप जा सकता है। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए एक वेबसाइट है moneycontrol.com। ऐसा नहीं है कि एक इकलौती वेबसाइट है, ओपन सोर्स है। आप चाहो तो खुद भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो डेटा के साथ। ये भी अपने एड से ही पैसे कमा रही है और प्रीमियम सर्विसेज के नाम पे ये प्रीमियम अकाउंट्स भी देती है कि एड्स हट जाएंगे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अब किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी चीज पता करना है तो आपको यहाँ पे ऊपर उस कंपनी का नाम लिख देना है। जैसे रिलायंस का देख रहा हूं मैं, तो मैंने रिलायंस लिखा तो नीचे अपने आप रिलायंस के कौन कौन सी कंपनीज हैं सब आ गई। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर है। अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अपने आप रिलायंस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब जैसे ये आ गई कि अभी ये बीएससी में क्या रेट चल रहा है, एनएससी में इसका क्या रेट चल रहा है, दोनों में हाई कितना गया, ओपन कितना हुआ। तो ये सब तो हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बता देता है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीजें, चार्ट्स हैं, टेक्निकल डिटेल है, वैल्यूएशन है। यहाँ पे एक आता है एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे आप जाते हो तो ये एक एनुअल रिपोर्ट खोल के आपको बताएगा कि ये भैया कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको समझ आता है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल आता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो सब कुछ पब्लिकली है। तो आपको जो देखना हो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज तो पता चल जाएगी, अगर आपको कुछ भी ये समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कैसे उसकी बैलेंस शीट देखना है कंपनी की। क्योंकि कंपनी जितनी स्ट्रांग होगी, कंपनी जितनी आगे जा पाएगी, तभी तो आपको भरोसा भी बढ़ेगा कि मैं उस कंपनी में पैसे लगाऊं, मतलब उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदूं। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनकी टोटल सेल कितनी हुई थी रिलायंस की। तो मार्च 2019 में इतने करोड़ के आसपास हुई थी और यहाँ पे इतने करोड़ के आसपास हुई है, यानी कि इनकी सेल कम हो गई है इस साल, क्योंकि इस बार लॉकडाउन भी हुआ है। अब ऐसे देखें तो नेट प्रॉफिट कितना है, पिछले साल उनका इतना था, इस साल उनका इतना हो गया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो इस तरीके से आप एक एक कंपनी को सर्च करके ये देख सकते हो कि भैया उसकी बैलेंस शीट में वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो ये चीजें आप इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो। घुमा फिरा के बोल
बोलें तो ये जो कंपनी है ये एक डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड मतलब ये है, अगर आपके पास इनके शेयर्स पड़े हैं तो ये हर साल जो इनका प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा शेयर 6, 7, 10, 15 रुपए के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से आपको देते हैं। तो अब ये पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड देती ही क्यों है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलिए अब अपन यही देखते हैं। अब अगर आपको देखना है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी कितना डिविडेंड देती है तो उसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आपका कॉर्प एक्शन। तो अभी हम फाइनेंशियल देख रहे थे, अब हम कॉर्प एक्शन पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिविडेंड। डिविडेंड पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹6.5 पर शेयर वो देता है रिलायंस। तो रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो तो कब कब किसको कितना कौन सी डेट को डिविडेंड मिला है, यानी कि इस तारीख के पास, इस तारीख को आपके पास उतने शेयर होना चाहिए तो अपने आप आपको डिविडेंड मिल जाएगा, चाहे आपने 5 दिन पहले ही खरीदे हो। उस तारीख जिस दिन भी ये डिसाइड होता है उससे एक से 2 दिन के आसपास आपके पास अगर शेयर रखे हुए हैं तो अपने आप आपके डीमेट अकाउंट में अकाउंट नंबर भी मैप है सेविंग अकाउंट, तो अपने आप रिलायंस पैसा निकाल के सीधे आपके सेविंग अकाउंट में छोड़ देगा लाके। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो ₹6.5 आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्योंकि सब कुछ आपस में लिंक्ड है तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा का कोई लेना देना नहीं है। सीधे रिलायंस के अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रखे हुए हैं तो रिलायंस आपको ₹6.5 आपके सीधे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और रिलायंस आपको बकायदा एक मेल भी भेजेगा कि भैया हमने इतने शेयर आपके पास हमारे थे तो हमने इतने रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो अपने आप आपको कुछ नहीं करना, जितना डिविडेंड सामने वाली कंपनी देती है उतने पैसे आपको पर शेयर के हिसाब से आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तभी तो बोला जाता है सेविंग अकाउंट भी लिंक्ड है डीमैट से, डीमैट भी लिंक है ट्रेडिंग से, तो आपस में तीनों लिंक्ड हैं। तो यहां पे आके आप देख सकते हो कि कब किसको कितना डिविडेंड मिला है, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है, कोई कंपनी डिविडेंड देती भी है कि नहीं। अब यहां पे एक डाउट आ रहा होगा कि अरे 6.5 क्यों दे रहे हैं, ज्यादा दे देते, ये कर देते, वो तो कर देते। तो भैया 6.5 जो आपको ये दे रहे हैं ये एक तरह से आप बोल तो सकते हो आपको मिल रहा है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। वैसे आप इसको यूज तो कर सकते हो बट ये दिया किस लिए जाता है उसके बारे में समझते हैं। अब देखो रिलायंस जो है ये कंपनी किसी ना किसी ने बनाई होगी, सबको पता है किसने बनाई है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पे जाते हैं तो उसी कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि इसके प्रमोटर यानी कि जिसने कंपनी स्टार्ट करी थी उसके पास पूरी कंपनी का कितना % शेयर है। तो 50% से ज्यादा शेयर उनके प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास कितना शेयर है, ये इंडियन इन्वेस्टमेंट के पास, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के पास कितने % का शेयर है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो म्यूचुअल फंड में कितने % का शेयर लगा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। फिर अदर्स में इतने % आएगा। तो हम जो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें से 8-10% ही हमारे पास है। उस 8-10% के ही शेयर आपस में बटे हुए हैं। बाकी तो भैया ये आधे से ज्यादा 50-60% से ज्यादा शेयर उन कंपनी वालों के पास है। तो अगर आज स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तो जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसी का तो प्रॉफिट बढ़ा। तो अब यहाँ पे ऊपर आता है प्रमोटर एज। तो शेयर होल्डिंग के अंदर प्रमोटर एज करके आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक खुलेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कितने एग्जैक्ट शेयर किसके पास हैं। अब आप नीचे आइए, अब आपको दुनियादारी समझ आएगी कि भैया मुकेश अंबानी के पास कितने शेयर हैं। चलो गिनते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भैया 72 लाख शेयर मुकेश अंबानी के पास है। हम तो 10-20 शेयर में इतने रो रहे हैं। अगर आज इसकी वैल्यूएशन निकाली जाए तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आज के रेट से। आज का रेट कितना है, 1500 रुपए का है। तो इतने शेयर इनके पास हैं, इसलिए बोला जाता है कि इनकी वेल्थ कितनी है, क्योंकि इतना माल इनके पास रखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई किया तो अब इसको गिन लो भैया, इतने रुपए के शेयर जो हैं वो मुकेश अंबानी के पास हैं। कितने हो गए वैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, फिर 1000 करोड़। तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के जो शेयर्स हैं वो मुकेश अंबानी के पास हैं। ऐसे ही इनके नीता अंबानी के पास भी 67 लाख शेयर हैं। उसके बाद ईशा अंबानी के पास भी 67 लाख शेयर हैं। आकाश अंबानी के पास भी इतने शेयर हैं। तो ऐसे आप देखोगे तो सबके पास यहाँ पे परसेंटेज लिखा है किसके पास कितने शेयर है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कोई LLP कंपनी है, इसके पास भी 11% के शेयर है। अब ये कंपनी किसके नाम है उसके लिए इसको भी सर्च करो तो इसमें पता चलेगा इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है। तो हम यहाँ पे देखने आए कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन लोग हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे नीता मुकेश अंबानी ही डायरेक्टर है, उसके बाद आकाश मुकेश अंबानी ही डायरेक्टर हैं। तो अपने घर ही घर के बच्चों के पास एक कंपनी है, उस कंपनी के पास इतने शेयर इसके हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ एक एक चीज़ देख सकते हो कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। तो अभी तो जब शेयर्स के प्राइस अप डाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ही उसके प्राइस अप डाउन कर रहे हैं। लेकिन इनको बैठे बिठाए इनने कंपनी खोली, इतना दिमाग लगाया, तो इनके पास जब इनने कंपनी खोली तब तो इनके फ्री के शेयर थे। आज मैं कंपनी खोलूंगा तो 100% मेरे पास है, कल मैं बोलूँ चलो 10%,
मैं अपना आईपीओ लॉन्च कर देता हूँ, तो 90 तो फिर भी मेरे पास है। तो जब लोग खरीदेंगे बेचेंगे, तो अभी तो आपस में शेयर्स घूम रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है क्योंकि इन लोगों के पास भी तो वही कंपनी के शेयर हैं। तो घुमा फिरा के बोलें तो ये कहना गलत नहीं है कि अगर आज शेयर का प्राइस अप डाउन हो रहा है तो ये पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इतने शेयर हैं। अब जो वो 6.5 रुपए की बात आई थी कि एक शेयर पे 6.5 रुपए मिलेंगे, अब चलो ईशा अंबानी की बात करते हैं। अब ये पॉकेट मनी तो लेते नहीं होंगे, अगर ये इतने शेयर इनके पास हैं तो 6.5 रुपए जो हैं इनको मिलने वाले हैं एक शेयर के, तो इंटू 6.5 कर दो, तो इतने रुपए इनको एक साल के सिर्फ डिविडेंड के नाम पे मिल जाते हैं। शेयर तो इनने बेचे ही नहीं, तो कितने हो गए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 4 करोड़ के आसपास जो है वो ईशा अंबानी के पास अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड देती है एक शेयर पे 6.5 रुपए। तो डिविडेंड का मेन फंडा ये है कि जो उनके प्रमोटर्स हैं वो लोग सैलरी लेते हैं नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है, फिक्स्ड है, लेकिन उनका जितना प्रॉफिट होता है तो जिसके पास जितने शेयर हैं उस हिसाब से वो डिविडेंड सप्लाई हो जाती है। तो जिसके पास 70 लाख शेयर हैं वो 6.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना अमाउंट हो गया करोड़ों में, तो वो इन लोग को डिविडेंड के नाम पे कंपनी से निकाल लेते हैं ये पैसा। अब हमको क्यों प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हम 100 200 500 1000 शेयर खरीद के बैठे हैं, तो वो जो 6.5 है वो तो सबको मिलना है, तो हमारे पास भी तो 100 200 शेयर हैं, तो 600 700 रुपए हमको भी डिविडेंड के नाम पे 100 शेयर पे मिल जाता है। तो डिविडेंड का फंडा इन कंपनियों वालों के पास जो इतने सारे लाखों में शेयर्स हैं इनके लिए होता है कि इनको जो है हर साल कुछ पैसा दिया जाए कंपनी की तरफ से, तो ये डिविडेंड के नाम पे वो पैसा शेयर्स के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो हमने सब कुछ समझ लिया, शेयर खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, डीमेट अकाउंट में कहां से आएंगे, डिविडेंड कौन देगा, शेयर कैसे पता लगाएं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और जो हम पैसे देते हैं हर पैसे के ऊपर कहीं ना कहीं टैक्सेस भरे पड़े, एसटीटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा, सेबी का चार्ज लगेगा, दुनिया भर के चार्जेस लग जाएंगे। अब मान लो बाय लक सारे चार्जेस काट कूटने के बाद मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए, शेयर मार्केट से मैंने 2-3 हजार 10,000 15,000 कमा लिए, ये मैंने कमा लिए पैसे, लेकिन अब भैया इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी इनकम हो गई, आपने इतने सारे टैक्सेस भरने के बाद, ब्रोकरेज भरने के बाद, सब करने के बाद आपने अगर पैसे कमा लिए तो उस कमाए हुए पैसे पे टैक्स लगेगा, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। अब यहां पे ये दो तरीके से लगता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है आपने कोई भी शेयर खरीदा, डिलीवरी वाला अगर आपने शेयर खरीदा और एक साल के पहले ही उसको बेच दिया, तो जितने भी रुपए में बेचा उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट के ऊपर 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा। अब मान लो 1,000 रुपए मैंने कमाए और मैंने एक डिलीवरी का शेयर खरीदा और 10-15-20 दिन बाद उसको बेच दिया और उस पूरी प्रोसेस में 1,000 रुपए मैंने कमा लिए, तो अब उस 1,000 रुपए के ऊपर 15% का इनकम टैक्स लगेगा। तो जहां से भी आप इनकम टैक्स भरवाते होगे उनको आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, मैंने शेयर्स एक साल के पहले ही बेच दिए, तो मुझे इतना रुपए जो है कमाई हुई है, तो वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसमें जाके वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स लेगी। अब यहाँ पे दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका मतलब है आपने जो भी स्टॉक खरीदा डिलीवरी वाला, वो अगर एक साल बाद बेचते हो, एक साल मतलब बाद बेचते हो, तब उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साल के पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म 15% फ्लैट, अगर लॉन्ग टर्म में आते हो एक साल के बाद बेचते हो तो उसके ऊपर अगर 1 लाख से ज्यादा कमाई कर लेते हो आप एक साल के बाद वो आपके स्टॉक्स पे, तो उस पर फ्लैट 10% का टैक्स लगेगा। तो 1 लाख तक कमाओगे, एक साल के बाद अगर बेचा और 1 लाख तक कमाया तो कोई उस पर टैक्स नहीं है, 1 लाख के ऊपर कमाया तो 10% का फ्लैट लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ करने के बाद अब हम इनकम टैक्स भी भरेंगे इस पैसे पे। अब यहां पे अगर आप इंट्राडे करते हो, रोज कमाते हो रोज बेचते हो, या एफएनओ करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हो, तो जो भी आपका टैक्स का स्लैब लगता है, अगर 5 लाख के ऊपर है तो इतने % होगा, 10 लाख के ऊपर है तो इतने %, तो किसी ना किसी स्लैब में आप आते होगे इनकम टैक्स के स्लैब में, तो वो पर्टिकुलर स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर जो आप कमाई करोगे उस पर टैक्स लगेगा। तो ये आसान है हमारे लिए कहना कि भाई हम पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो हम पैसे चलो कमाए नहीं कमाए ये तो अलग बात है, लॉस भी होगा, लेकिन ये सब लोग तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। गवर्नमेंट इनकम टैक्स कमा लेगी, इस एक्सचेंज जो है एसटीटी कमा लेगा, सेबी पैसे कमा लेगा, ब्रोकरेज पैसे कमा लेगी, तो दुनियादारी मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो ये सब पैसे कमाएंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट फिर आ जाएगी इनकम टैक्स लेने। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो भी आप पैसे
कमाने वाले हो उसका P&L देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये जो कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा या जहां भी अकाउंट खोलोगे तो ये लोग आपको P&L निकाल के देंगे। इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना, वहां पे P&L सिलेक्ट करके स्टेटमेंट जनरेट करना, तो ये सब कुछ मैच करके आपको बता देंगे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है। फिर वो स्टेटमेंट आप शेयर करोगे आपके सीए के पास, तो वो सीए उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स निकाल के आपको बोलेगा इतना टैक्स हमको भरना है। तो ये भी याद रखिए, टैक्स भी भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट के नीचे ही हो, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हो। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों तो कमा दिए, टैक्स ही नहीं भरा तो गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी। घुमा फिरा के अब अगर आप मुझसे पूछो इतनी मगजमारी करने के बाद जो पैसा आएगा वो किस काम का, तो भैया काम का नहीं है, तभी तो आप नहीं थे स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब आपको लग रहा है कि मैं पैसे कमा लूंगा, ये सब मैनेज कर लूंगा, तो आप आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब बात आती है मैं इन्वेस्ट करूं ही क्यों। तो भैया मेरा सीधा साधा लॉजिक है, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आपके पास एफडी होती है, गोल्ड होता है। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में तो आइए, लेकिन इक्विटी में डिलीवरी लीजिए। आप आज अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपए मेरे पास अभी फालतू रखे हैं, फालतू इन द सेंस 1-2-5 साल तक मुझे उसका यूज नहीं है, तो आप किसी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए। 1 साल बाद उसको बेच देना, तो 1 साल बाद उसका कभी ना कभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा, तो वो उसको आप बेच सकते हो। लेकिन अब अगर आप मुझे बोलो कि चलो इससे अच्छा तो मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा, तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट पता है? म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसे लेता है, उस पर 1-2% काट के म्यूचुअल फंड वाला बैठा रहता है, वो उसकी फीस हो गई। अब वो पैसा घूम फिर के लगाएगा स्टॉक मार्केट में। इन जो टॉप 30 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, इस पे ही पैसे लगेंगे आपके म्यूचुअल फंड। अब उसमें आप एसआईपी कर देते हो तो आपको शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है, ये आप सोचते हो। लेकिन अगर आज की तारीख में आप देखो तो हर महीने जो आप एसआईपी करा के बैठे हो वो पैसा जा स्टॉक मार्केट में ही रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, 30-35 कंपनी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 10-20 कंपनी लॉस में जाएगी, बाकी तो प्रॉफिट में आएगी। तो ऐसे घूम फिर के आपका प्रॉफिट का थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन घूम फिर के अगर आप ये खुद से मैनेज कर सको तो आप डायरेक्टली 30 कंपनी में पैसे लगा दो, डिलीवरी ले लो। बात एक ही है, एक रास्ता वो है जिसको कुछ नहीं करना, अपने एक साइन करके दे दिया, अकाउंट में सैलरी आ रही है, एसआईपी कटते जा रही है, वो घूम फिर के लग स्टॉक मार्केट में ही रही है। लेकिन आप चाहो तो खुद से अगर नॉलेज है, अगर आप चाहते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ सकते हो। तो म्यूचुअल फंड को आपने बाईपास कर दिया। तो म्यूचुअल फंड कोई मसीहा नहीं है कि पैसा लाके ही देगा, वो लगाता है स्टॉक मार्केट में ही है, लेकिन आपको बताता भी नहीं है कौन कौन सी कंपनी में कितने कितने रुपए आपके लगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी में कितने रुपए लगा के बैठा हूं, डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो दिख रहा है, इनकेस में पोर्टफोलियो दिख रहा है, जिस दिन लगेगा 20-30% का रिटर्न आ रहा है, पैसे बाहर निकाल लेंगे, पैसे बाहर निकाल के टैक्स भर के अपना एंजॉय करेंगे। तो भैया अब अगर आप मुझसे पूछें कि भाई इतना सब बता दिया तो अब ये भी बता दो कौन कौन से स्टॉक्स में मैं डिलीवरी ले लूं ताकि 1-2-5 साल बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो भैया मैं तो कोई नहीं होता ये सब बताने वाला, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो रहा। एक्सपर्ट भी कभी मत जाइएगा किसी के पास टिप्स लेने, क्योंकि जो टिप्स वो दे रहे हैं वो उनकी ब्रोकरेज, उनके वो जो पैसे हैं वो उसको कमाने के लिए दे रहे हैं। आपका प्रॉफिट हो लॉस हो उसको गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, इन कंपनी वालों को लेना देना नहीं है। तो वो जो बेचारा स्टॉक टिप्स दे रहा है उसको क्या लेना देना आपको, लॉस हो कि प्रॉफिट हो। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़े स्टॉक्स जो है खुद की रिसर्च करके निकाले हैं जो कि अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो बढ़ेंगे। अब ये सोचोगे आज खरीद के 2 महीने बाद बेचूंगा तो हो सकता है लॉस भी हो जाए। और मैं कोई भी नहीं होता ये बताने वाला, ये सिर्फ मेरा रिकमेंडेशन है, मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं कि भाई इसमें ही डालो, ये करो, लॉस हो जाएगा। तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपकी ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा पैसा निकालो, पहले तो 1,000-2,000 रुपए आप निकालो, अकाउंट खुलाओ, इसमें डालो। अब 1-2 हजार के अंदर ही थोड़े दिन तक खेलो, 1 महीने तक खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, वो 1,000 रुपए खत्म कर दो, मैं तो बोल रहा हूं। लेकिन इससे आपको एक्सपीरियंस आएगा। अब एक साथ बहुत सारा पैसा लगा के लॉस करोगे तो दिक्कत है, यहाँ पे लॉस होगा तो 1-2 हजार का ही होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं 1,000 के 1,100 रुपए कर सकता हूं, तब फिर थोड़ा सा और पैसे डालना। लेकिन कभी भी लालच मत रखना कि यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो, क्योंकि ये स्टेज आपकी लाइफ में आएगी, मेरी लाइफ में भी आई थी। मुझे अच्छा लगने लगा था, एक तरह से लत लग गई थी कि हाँ भाई यहाँ तो रोज बढ़ रहा है, रोज डालो, रोज निकालो। लेकिन घूम फिर के जो पैसा यहाँ कमाओगे वो गवा के भी जाओगे, क्योंकि अगर आपकी कमाई हो रही है तो किसी ना किसी की तो लॉस हो ही रही होगी। तो आज अगर आपकी कमाई हो रही है तो हो सकता है कल वो लॉस आपका होके और किसी की कमाई में कन्वर्ट हो जाए। पैसा कट ही तो रहा है, पैसा नया आ थोड़ी रहा है। आप जितना पैसा भी लगाओगे वो कम ही हो रहा है। इन सबको टैक्सेस देने के बाद जो पैसा कम हुआ उसी पे आपने कमाया, और आपने अगर कमाया तो किसी का तो लॉस हुआ होगा। तो ऐसे घूम फिर के पूरी चेन चल रही है, साइकिल चल रही है। आज अगर आपका प्रॉफिट है तो हो सकता है कल आपका लॉस भी हो। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं जो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक शेयर जो है आपको रिटर्न्स दे देंगे। पहला रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस में बहुत सारी चीजें एक ही शेयर में आ जाती है, टेलीकॉम भी आ गया, क्रूड ऑयल भी आ गया, इनका रिटेल बिजनेस भी आ गया, तो एक तरह से ये डाइवर्सिफाई हो गया सारी चीजें। तो रिलायंस के शेयर आप खरीद सकते हो, टीसीएस के शेयर खरीद सकते हो।
तो ये जो मैं शेयर्स बता रहा हूँ ये टॉप में ही आते हैं, मैं नीचे तक गया ही नहीं कि छोटी कंपनी हो या मीडियम कंपनी हो। हम बड़ी कंपनी में ही पैसे लगाएंगे क्योंकि हमको पता है 5 साल बाद ये बड़ी कंपनी रहेंगी, तो छोटी कंपनी 2 साल बाद ही बंद हो जाए क्या कर लोगे? आपके शेयर रखे रह गए, कंपनी बंद हो गई, कंपनी भग गई तो बेचोगे किसको? लोग जब लेंगे नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप रिलायंस में लगा सकते हो, टीसीएस में लगा सकते हो। आप बैंक्स में लगाना चाहो तो मैं आईसीआईसी को प्रीफर करता हूँ क्योंकि मेरे सारे बैंक्स के अकाउंट जो है वो आईसीआईसी में, तो मैं पैसे मेरे अकाउंट में रखूँ या वो पैसे के मैं इसी बैंक के स्टॉक्स ले लूँ, मेरे लिए बात तो एक ही है। तो मैं भरोसा करता हूँ तो मैं आईसीआईसी पे लगाता हूँ। इसी के हिसाब से आप एचडीएफसी पे लगा सकते हो। इसके अलावा आप आईआरसीटीसी पे भी लगा सकते हो। रेलवे है, अब रेलवे गवर्नमेंट की हो गई, लेकिन हाँ बोल सकते हो अब लॉस में है, प्रॉफिट में, लेकिन अभी अभी आईपीओ आया था, तो अब चाहो तो इस पे भी लगा सकते हो। तो ऐसी कंपनी में लगाओ। तो जो कंपनी आप सिलेक्ट करो तो ये समझो कि 5 साल बाद भी क्या ये कंपनी चलेगी? चलेगी तो जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, क्या वो 5 साल बाद भी वो दे पाएगी? मतलब चीज़ें चेंज तो नहीं हो जाएगी? जैसे अब मैं कल को बोलूं कि आप किसी टायर वाली कंपनी पे लगा दो या किसी ऑटोमोबाइल वाली कंपनी पे लगा दो, कल को लोग गाड़ी खरीदना बंद कर दें, टायर्स बंद हो जाएं, तो फिर क्या करोगे? तो वो चीज़ें आपको समझना, इलेक्ट्रिक ज़माना आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक बार अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ये समझो कि जिस कंपनी में लगा रहे हो पहले तो उस पर भरोसा रखो कि वो 5 साल तक चलेगी। तो जो भी वो चीज़ें चलाती है क्या वो चीज़ें तब भी चलेंगी 5 साल तक? तब वो कंपनी सिलेक्ट करो और अपना पैसा उसमें लगा के इन्वेस्ट करके भूल जाओ। अब रोज मत देखो कि भाई ये तो लॉस में हो गया, ये तो प्रॉफिट में हो गया, निकाल लो। अब एक दिमाग रखना कि अगर मैंने पैसे लगाए हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो मिनिमम 1 साल तो रखना बॉस, 1 साल के बाद ही निकालना। तो मैं बोल सकता हूँ आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन 1 साल के पहले निकाल लिए, रोज महीने में ही देखते रह रहे हैं यार आज तो लॉस हो गया, आज तो प्रॉफिट हो गया, तो फिर वो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप एफडी में रख दो, आपको चुपचाप बैठे बैठाए 6% 7% मिल जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे लगा रहे हो तो ये थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे चाहिए कि अगर पैसा लगा रहे हो तो आपको रुकना है 1-2 साल तक, उसके बाद ही ये डिलीवरी वाली चीजें देखोगे। अब आपको ट्रेडिंग ही करना है, रोज ही पैसा कमाना है, तो ये सब भूल जाओ कंपनी, फिर तो बस इंट्राडे में घुस जाओ। जो फर्जी कंपनी मिले जिसके शेयर ऊपर नीचे हो रहे हो उस पर इंट्राडे लगाओ, क्योंकि उसको फिर डिलीवरी का लेना देना नहीं है, आपको हर दिन ही पैसा कमाना है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूं, उसमें पीस ऑफ माइंड चला जाता है, दिमाग खराब होता है, लॉस होता है। लॉस तो होगा ही ना बॉस, अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी के लॉस की वजह से ही तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप आज को प्रॉफिट हुआ है तो कल किसी को आप लॉस दोगे तब तो उस सामने वाले का प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से तो बस आप इक्विटी डिलीवरी में खेलोगे तो सुकून भरी जिंदगी में रहोगे, बाकी ऑप्शंस तो खुले ही हैं, जो चाहो मन में कर सकते हो। घुमा फिरा के बोले तो चाहे मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, एक चीज मुझे समझ आई, बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट ही हो रहा है। पहला तो ये डीपी वाली कंपनी एंजल ब्रोकिंग जीरोधा, उनको प्रॉफिट लॉस से क्या लेना ना, अपना ब्रोकरेज निकाल के भाग रही है। एक्सचेंज, उसको फालतू का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉस हो किसी को भी उसको तो प्रॉफिट होगा, सेबी का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। तो एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आई कि क्यों ना मैं भी एंजल ब्रोकिंग जीरोधा जैसी कोई वेबसाइट ही खोल लूं, कोई एक रजिस्ट्रेशन ही करा लूं, तो इसमें तो और अच्छी बात है, लोग पैसा लगाएंगे, मेरा बैठे बैठे सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, इसमें मेरा लॉस कहाँ है? तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो हम भी ऐसी कंपनी खोल सकते हैं, हम खुद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। बाकायदा आपको हर एक्सचेंज में जाके अप्लाई करना है, वो आपको अप्रूवल देंगे, फिर वो आपको लीज लाइन कनेक्शन देंगे, आप फिर सारे स्टॉक्स के जितने ट्रेड होते हैं वो आप जैसे ये लोग इनकी ऐप से लगाते हैं वैसे आपकी ऐप बना के लोगों को दे के आप उनके ऑर्डर्स लेके आप सीधे एक्सचेंज में लगा सकते हो। सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसी कंपनी आप बना सकते हो, तभी तो 15,000 से ज्यादा कंपनी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन टेक्निकली देखें तो बहुत थोड़ी दिक्कत है। पहली बात तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, तो 10-15 करोड़ रुपए मिनिमम लगते हैं, जो मैंने रिसर्च करें ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने में। एक बार रजिस्टर्ड हो गई, चलो मैंने मोबाइल ऐप भी बना ली, वेबसाइट भी बना ली, अब बात आएगी प्रमोशन की। अब मैं वापस जाऊंगा लोगों के पास कि मेरे अंदर आके आप डीमेट अकाउंट खोलिए। अब आप जब इन दो कंपनी एंजल ब्रोकिंग जीरोधा पे भरोसा नहीं कर रहे, 15,000 कंपनी पहले से हैं उन पे भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कोई मेरी कंपनी पे भरोसा करेगा? तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो कंपनीज हैं ये भगवान नहीं है, ये भी हम जैसे लोगों ने ही बनाई है, तो हम भी चाहें तो ऐसी कंपनी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ये कंपनी बनाए, क्योंकि ये तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, बैठे बैठाए ब्रोकरेज आएगा और कंपटीशन आएगा। कोई 20 रुपये ले रहा है इंट्राडे में, मैं 10 रुपये दे दूंगा, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बहुत सारे इनोवेशन भी किए जा सकते हैं, तभी तो इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं और इतने सारे हर कोई बोल रहा है कि हमारे अंडर में आके डीमेट अकाउंट खोलो। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको वही समझना है, हर चीज़ एक कॉन्सेप्ट गेम वाइज समझो कि एक्सचेंज इतना काम कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है भाई? उसको एसटीटी मिल रहा है, उसको टैक्सेस मिल रहे हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉय कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है? इनको ब्रोकरेज मिल रहा है। तो क्यों ना मैं भी ऐसी कंपनी खोल लूँ? तो आपका दिमाग जितना ओपन रखोगे उतना मजा आएगा। कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है, कल को चाहो तो गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, आप पीएम भी बन सकते हो, रास्ता सब है, लेकिन जाना है कि नहीं उसके लिए दिमाग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में आते हो तो मेहनत तो नहीं है यहाँ पे, चलो मेहनत थोड़ी सी बोल सकते हो कि है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखा है तो मेहनत तो आपने करी है, लेकिन
लेकिन आप कल को ट्रेडिंग करोगे तो उसमें क्या मेहनत है, ऊपर नीचे अपने आप हो रहा है, आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे लक भी आता है। तो स्टॉक मार्केट ठीक है, अच्छा है, एक तरीका है, आप जा सकते हो, समझा दिया। डिलीवरी में जाओगे तो सुकून भरी जिंदगी है, इंट्राडे एफएनओ कमोडिटी में जाओगे तो लॉस भी होगा, लॉस होगा तो मेरे पास मत आना कि मैंने सिखाया था लॉस हो गया, ये सब आपके ऊपर है। मेरा सिर्फ काम जो है वो नॉलेज देने का है, तो जितना नॉलेज हो सकता था मैं आपको दे दूं एक वीडियो में, इसलिए पूरा वीडियो बनाया। अब यहाँ पे देखो थोड़े फ्रॉड्स भी होते हैं, आपको लोग आएंगे बोलेंगे 2-3 हज़ार रुपए की मेंबरशिप ले लो, मैं आपको स्टॉक टिप्स दूंगा। तो भाई टिप्स किसी से नहीं लेना, अपन को अपने पास दिमाग है, अपन जब ऐसी कंपनी बनाने का सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो कौन होता है बताने वाला कि वो कंपनी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हम हमारे लेवल की रिसर्च करेंगे कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। उनका तो कैसा रहता है, वो कंपनी वाले उनको पैसा दे देंगे कि भाई आज सबको बोल दो ये ऊपर जाएगा, तो वो बोलेंगे उनके पूरे नेटवर्क में 25, 30, 50 लाख लोगों को कि भाई ये कंपनी ऊपर जाने वाली, खरीद लो। सब खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, तो एक तरह से वो एल्गोरिथम मैनिपुलेट हो जाएगा, तो अपने आप प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फिर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टॉक टिप्स वाले जितने लोग हैं इनसे भाई दूर रहो, ब्रोकर लोगों से दूर रहो। जिंदगी अपनी है, अपनी मोबाइल ऐप है, अपने पास अपना पैसा है, अपन अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग से खेलेंगे। नॉलेज हर जगह से लो, लेकिन डिसीजन खुद का होना चाहिए। उसने बोल दिया ये खरीद लो, ऊपर जाएगा तो नहीं खरीदना है, दिमाग तो लगाओ, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा भाई। तो ऐसे करके आप इन लोगों से तो पहले आप दूर ही रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक एंजल बुकिंग में अकाउंट खोल लिया, डीमेट अकाउंट खोल लिया, तो क्या मैं जीरोधा में वापस खोल सकता हूं? तो भैया आप खोल सकते हो, आप किसी भी एक कंपनी में एक अकाउंट खोल सकते हो। अब 15,000 कंपनी है तो सब में भी आप एक एक अकाउंट खोल सकते हो। तो आपके 15,000 डीमेट अकाउंट खुलेंगे, 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट खुलेंगे, लेकिन शर्त यही है कि एंजल में अगर खोला है तो एंजल में एक ही होना चाहिए, जीरोधा में खोला है तो जीरोधा में एक ही होना चाहिए। लेकिन अलग अलग वेंडर में आप अलग अलग अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आप घूम फिर के देखो तो इसमें आपको प्रॉफिट कुछ नहीं है, यहां पे भी अकाउंट खुलेगा, यहां पे भी अकाउंट खुलेगा, इसका भी आपको हर साल के पैसे देना है, इसके भी हर साल के पैसे देना है। बस ये है कि आपको ट्रेडिंग करना है तो इससे कर लो, इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे कर लो, लेकिन फिर ध्यान रखो जितना पैसा कमाओगे इनकम टैक्स में देना है, फिर वो उसकी पूरी आपको अकाउंटिंग भी करना है कि इससे कितना कमाया, इससे कितना कमाया, फिर उस पर भरना। तो मेरा सजेशन रहेगा एक ही खुलाओ, एक खुला के उसमें ही सारी चीजें करो। जितना उसको डाइवर्सिफाई करोगे तो उसमें कुछ प्रॉफिट थोड़ी है, जो रिलायंस का शेयर यहाँ पे मिल रहा है वही तो वहां पे भी मिल रहा है, बस वो अलग वेबसाइट हो गई, अलग ऐप हो गई, घूम फिर के गए तो सब एक्सचेंज में है। तो ये आपके ऊपर है, खुला सकते हो, उसमें कोई रूल नहीं है कि मल्टीपल खुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक डीआईएस बुक भी आती है, तो जो डीमेट अकाउंट आपका है, आप इन लोगों को बोल के, ट्रेडिंग अकाउंट वालों को बोल के आप एक डीआईएस बुक मंगा सकते हो, चेकबुक की तरह रहेगी। कल को अगर आपको किसी को शेयर बेचना है आपके डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से, तो आप उसको साइन करके आप उसके सामने वाले का डीमेट अकाउंट नंबर लिख दोगे और वो उनको सबमिट कर दोगे, तो अपने आप वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से उठ के दूसरे के पास चले जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज तक वो बात ही नहीं गई, वो वहां से बाईपास हो गया। कल मेरे पास मान लो रिलायंस के 100 शेयर है, मुझे मेरे किसी रिलेटिव को देना है, तो मैं उस डीआईएस बुक में उस रिलेटिव का डीमेट अकाउंट लिखूंगा और इनको दे दूंगा, तो मेरे डीमेट अकाउंट से उठ के वो शेयर उनके पास चले जाएंगे। तो हमने आपस में ही मतलब वो एक तरह से मैंने शेयर जो है वो बेच दिए, मैं इनके प्लेटफॉर्म एक्सचेंज तक आया ही नहीं। तो ये भी आप कर सकते हो। तो डीआईएस बुक लेने के लोग पैसे लेते हैं और हर एक डीआईएस के चेक लगाने का भी ये पैसा लेते हैं। तो एक बार सारे पैसे भी आप पूछ लें, समझ लें, और ऐसा मत समझे कि ये वीडियो देख लिए तो सब कुछ आ गया आपको बहुत मतलब महारथी हो गए। ये समझो कि ये एक बेसिक वीडियो है, समझ आया नहीं आया वापस से एक बार पूरा वीडियो देख लो। अब एक एक चीजें उठा उठा के सर्च करो गूगल में, यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं जो डेडिकेटेड स्टॉक के ऊपर ही बात करती हैं, उनके वीडियोस भी आप देख सकते हो। इक्विटी डिलीवरी उठा के सर्च करो, इंट्राडे उठा के सर्च करो, एफएनओ उठा के सर्च करो, क्या होता है, कितना इनकम टैक्स लगता है, कहां पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अभी आपके लेवल की चीजें, कितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना आपके पास नॉलेज आएगा, पर उस नॉलेज को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, और बाकी यूजर अगर किसी के क्वेश्चंस मिले तो रिप्लाई भी करिए। सब्सक्राइब नहीं करा तो जिंदगी में क्या करा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।